आज मुझे सदन में बताते हुए खुशी हो रही है कि जो देश की 99 प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं थी, उसमें नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 62 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा कर चुकी है। और इसीलिए आज हर खेत को पानी के तहत आज और 55% माइनर इरिगेशन परियोजनाएं, ये महत्व है। अरे दुनिया में चर्चा हो रही है कि शायद अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो पानी के संकट पे हो सकता। तो जहां दुनिया मुहाने पे खड़ी है, थर्ड वर्ल्ड वॉर में खड़ी है, इसी तरह से जेपीसीआर वक्त में भी डिस्टर्ब करते थे, इस सदन में भी कर, वहां भी नहीं हमको बोलने देते थे, आप गवाह हैं, वहां भी नहीं, वक्त की मीटिंग में भी नहीं बोलने देते थे, आज यहां भी नहीं बोलने देना, और आप खुद गवाह हैं इस बात के। समझे, आखिर वो कब तक बैठे बैठे बोलते रहेंगे। 2014-15 से लेके 21-22 तक हमारे कुल सिंचित क्षेत्र 2014 से 15 से 21-22 में हमने 9.78 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि किया है। जो हमने ये कमिटमेंट है कि किस तरीके से सिंचाई की क्षमता को हम वृद्धि करेंगे। आप देखिए, आप नमामि गंगे प्रोग्राम देख लीजिए, आपने शुरू किया था, कहीं नहीं कोई काम हुआ। आज उस 2014 के जो हमारे नमामि गंगे को पुनर्जीवित करने के लिए काम शुरू किया, उसमें इस बार के बजट में हमने 20% बढ़ा के 2400 करोड़ किया है। और दिसंबर 24 तक इसकी 488 परियोजनाएं थी, 488 नमामि गंगे की स्वच्छता के लिए, जिसमें सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर था। 39,730 करोड़ की अनुमानित लागत से स्वीकृति की गई। 305 परियोजनाओं को पूरा कर परिचालन किया गया। नदी के किनारे जो सीवेज ट्रीटमेंट का था उसको 52% हासिल कर लिया। और रणनीतिक जल प्रबंधन का एक प्रमुख उदाहरण है जो केन बेतवा लिंक है परियोजना, उसमें जून 24 तक कुल बजट का 9,105 करोड़ खर्च किया है। और इस महत्वाकांक्षी योजना से न केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि मध्य प्रदेश के भी बुंदेलखंड के इलाके को 10.6 लाख हेक्टेयर, जो यूपी का बुंदेलखंड हो, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड हो, सूखा रहता है, उसमें 10.6 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता मिल जाएगी इन नदियों के जोड़ने से। तो आज आपने तो अपनी सरकार में नदियों को जोड़ने का काम, अभी तो 1 मिनट शुरू हो गए, नदियों को जोड़ने का आपने काम कोई शुरू नहीं किया। और आज जब हमने चाहे केन बेतवा हो या और महत्वपूर्ण सारी नदियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप देखिए 21 राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों में हमारा जो जलमग्न है प्रबंधन कानूनों का निर्माण, उसमें जैसे हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना, किसानों को पानी गहन फसलों से बदलाव के लिए प्रेरित करना, जल प्रबंधन नवाचार का एक बेहतर उपाय है। तो इस तरीके से है। और अब मैं फ्लड मैनेजमेंट की बात कर लेना चाहता हूं कि जैसे राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण और नदी बेसिन योजना पे हमने और काम किया है। ये नहीं कि केवल हम कर रहे हैं, हमने नीदरलैंड के साथ हमने सहयोग किया है कि राष्ट्रीय जल मिशन के तहत कैसे वाटर मैनेजमेंट हो, फ्लड कंट्रोल का कैसे हो और रिवर बेसिन का काम कैसे हो। इसी तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया ने भी जल संसाधन प्रबंधन, जिसमें भूमिगत जल प्रबंधन, नदी बेसिन योजना शामिल है, इसके लिए भी हमने केवल बातचीत नहीं किया बल्कि भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हो चुका है। तो आने वाले दिनों में जो ये चिंता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो बाढ़ से हमेशा प्रभावित हो जाता है, नियत है, बिहार कोसी से लेकर के बाढ़ से प्रभावित है, साउथ इंडिया सहारनपुर सब जगह है। तो आज पहली बार इस सरकार ने फ्लड कंट्रोल और उस फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए न केवल अपने प्रयास से बल्कि भारत नेपाल के साथ, भारत नीदरलैंड के साथ, भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ, इनके साथ भी समझौता करके आने वाले दिनों में फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट का काम करेगी, जिससे भारत आने वाले दिनों में इसे मिलेगी। इसी तरीके से मैं वाटर कंजर्वेशन की बात कर रहा हूं या मैं वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। अभी तक आपको मालूम है कि वेस्ट वाटर मैनेजमेंट केवल 30% रिसाइकिल हो रहा है। चिंता का विषय हमारे लिए कि ये 30% हो। आखिर आपको नहीं महसूस हो रहा है कि ये जल का कितना महत्व है, कितना बड़ा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कितना बड़ा क्लाइमेट चेंजेज हो रहा है, कितना शहर का अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहर का शहरीकरण हो रहा है, किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये चिंता का विषय है, ये राजनीति का विषय ना अवधेश प्रसाद जी नहीं है।
और इस चिंता में सबको, सदन को शामिल होना चाहिए कि आज जिस तरीके से सरकार ने अपने जल शक्ति मंत्रालय के इस योजनाओं को लिया है, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, चाहे हर घर के जल के नल से हो, आज वो निश्चित तौर से ये कह सकते हैं कि जहां जहां जल की कमी थी, आज मोदी जी के प्रयास से एक क्रांति आ रही है और हम जल को घर घर तक पहुंचा रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं, खेत को पानी, हर घर को नल से जल दिला रहे हैं और नहरों से खेतों तक के लिए, नलों से घर तक के लिए यह भी हम जोड़ने की योजना कर रहे हैं। और जो दशकों तक नामुमकिन था, वर्षों नामुमकिन था, आज मोदी सरकार ने उसे मुमकिन करके दिखाया है। निश्चित तौर से इस क्षेत्र में क्या आने वाले माननीय सदस्य मोदी की सरकार का जल माननीय सदस्य जी, मैं कहना चाहता हूँ पाल जी, मैं खत्म कर, एक मिनट थोड़ी बात। माननीय जल शक्ति मंत्री गुजरात से है। हाँ। गुजरात का एक अच्छा मॉडल है इस विभाग, जल संसाधन विभाग, बहुत अच्छा मॉडल गुजरात में। एक बात कह सकता, थोड़ा सा इनको भी तारीफ कर दीजिएगा। प्रधानमंत्री हैं। हाँ। और CR पाटिल जी को बनाया है। हाँ। जिन्होंने जिस राज्य में उन्होंने सूखा देखा है और उनके मार्गदर्शन में CR पाटिल जी, मैं कह सकता हूं कि जो पूरे देश में चाहे आज हर घर को नल से जल पहुंचाने का हो या लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो या फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट हो, आने वाले देश में किसी भी राज्य में पानी की कमी नहीं होगी। निश्चित तौर से मैं मानता हूं कि CR पाटिल जी के नेतृत्व में होगा, जो अपने उत्तर भाषण में जब वो बोलेंगे तो निश्चित तौर से कहेंगे। और कर्नाटका में भी मैं आना चाहता हूं, मऊ में भी आना चाहता हूं और मैं सिंगापुर के साथ, जो सिंगापुर को जिसको मॉडल कहते हैं, आज उस सिंगापुर के साथ शहरी जल प्रबंधन के लिए हमें जितनी चिंता गांव के लिए है, उतना ही आज जिस तरह से शहरों का अरे दिल्ली में जल का संकट है। अरविंद केजरीवाल जी के चुनाव में चुनौती था, पानी के माफिया टैंकर हो गए थे। हमारे MP सब यहां सवाल उठाते थे कि साहब दिल्ली में इनके आम आदमी के लोग माफिया टैंकर हो गए हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, कानून व्यवस्था हो गया। और आज अरविंद केजरीवाल जी इसलिए हार गए। अब दिल्ली को भी हर घर पानी आज हमारी मोदी की सरकार देगी, डबल इंजन की सरकार देगी, रेखा गुप्ता की सरकार देगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सिंगापुर के साथ भी हमने शहरी जल प्रबंधन, जल विजयन और प्रौद्योगिकियों का और अपशिष्ट जल, मतलब बेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, बस जल्दी अपनी खत्म कर दे रहा हूं, का इस पे भी हम तकनीकी सहयोग लेने जा रहे हैं। भारत और नेपाल में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अभी जो एग्रीमेंट है भारत नेपाल में, उसमें जो पूर्वानुमान है या हाइड्रोलॉजिकल डेटा है, उसको आप एक्सचेंज करते हैं और नियमित रूप से उसको एक्सचेंज करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, जिससे सीमा पार नदी प्रणालियों का प्रबंधन हो। लेकिन इसके बावजूद भी उत्तराखंड से लेकर टनकपुर से और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, खीरी, लखीमपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज से बिहार के कोसी और वहां तक लेकर के पूरे जो नेपाल का 1575 किलोमीटर का बॉर्डर है, उस पे एक जो नेपाल से पानी आता है, उसके फुटहिल्स में, मतलब उससे हमारी इतनी बड़ी फसलों की नुकसान होती। हम कहना चाहते हैं कि नेपाल में हमारा एक ऑफिस है भी, लेकिन हम क्या भारत नेपाल के साथ मिल करके हम रिजर्वायर बना सकते हैं। रिजर्वायर बनाएंगे तो पावर हाउस भी हाइड्रो का बन जाएगा। अगर आज चाइना उधर बना सकता है भूटान के बॉर्डर पे, तो हम क्यों ना 1475 किलोमीटर पे जो हर साल बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की बाढ़ की समस्या है वो भी दूर होगी और हजारों मेगावाट हम बिजली पैदा करने का भी काम करेंगे। तो मैं ये मांग करना चाहता हूं कि अस्थायी हल यही हो सकता है। आप बाढ़ प्रबंधन के लिए बिहार को 11,500 करोड़ आपने दिया है करीब, और उसमें आपने फ्लड प्रोग्राम के लिए और 22 जिलों के लिए, लेकिन ये हर साल की नियत है, चाहे बिहार का पूरा उत्तर बिहार हो, मिथिलांचल हो, उसमें नेपाल से, या चाहे हमारे आपके आसाम में भी है। आखिर वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी आपने बना रखा है, एक ब्रह्मपुत्रा बोर्ड बना रखा। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि इन सब राज्यों में आर्सेनिक और फ्लोराइड की बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे उत्तर प्रदेश के पानी में हो, हमारे फुटहिल्स में, वहाँ भी आर्सेनिक है पानी में, फ्लोराइड है, या चाहे बिहार हो, चाहे आसाम हो। और जो आप एरोजन हो रहा है, इस फ्लड कंट्रोल एरोजन पे भी आप देखेंगे। इसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र, बस 2 मिनट खत्म करें, यूनाइटेड नेशन के साथ जो वाटर के साथ जो वैश्विक जल सुरक्षा और सतत विकास, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को है, उसके लिए भी आपने यूनाइटेड नेशन से किया। मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं।